जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में नागरिकता पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नागरिकता में हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि भारत की नागरिकता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी प्रकार के एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। वो एग्ज़ाम की तैयारी केवल जीके जीएस और हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। वो भी जीके जीएस आपको थ्योरी के साथ उसका तैयारी कराया जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग साथ मिल कर के एग्ज़ाम के फोड़ने का तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकार को ही हम नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही क्या कहते हैं? तो इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। और भारत में एकहरी नागरिकता है, ये पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। भारत में कैसा नागरिकता है? तो भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल भारत के निवासी होते हैं, अर्थात केवल हम देश के निवासी होते हैं। और भारत में हैं तो भारत देश के निवासी होंगे, ठीक, न कि राज्य के निवासी होंगे। राज्य के निवासी होंगे, राज्य के नागरिकता नहीं होंगे, पर राज्य के निवासी होंगे। और भारत में ये नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। जो भारत में नागरिकता है, तो भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण किसने किया था? तो नागरिकता पर पहला विवरण जो अरस्तु है, ये अरस्तु पहला विवरण किया है। यानी कि नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। अगला है कि भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। उसके बाद है कि नागरिक में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो नागरिक में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब दिया जाता है, पर गैर नागरिकों को ये सब व्यवस्था सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर जो भारत का निवासी है या भारत का नागरिक है उसी को ये पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, ये सब दिया जाता है, पर गैर नागरिक को ये सब सुविधा या उपलब्ध नहीं कराया गया है। अगला है अनुच्छेद 5। देखेंगे कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। यानी कि अनुच्छेद 5 यह कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब कि इसका सीधा सीधा यह कहना है कि जब भारत में संविधान बना था तो संविधान बनने के पहले जो भी भारत में थे उन सभी लोगों को क्या किया गया था? नागरिकता दिया गया था। ये अनुच्छेद 5 कह रहा है। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 5। अब देखेंगे अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है, अनुच्छेद 6 में आर्टिकल 6, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बोल रहा है कि अगर जो पाकिस्तान से भारत आएंगे, अगर संविधान बन जाने के बाद पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि जो पाकिस्तान से लोग आते हैं भारत में, तो संविधान बनने के पहले अगर पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं तो उनको नागरिकता आसानी पूर्वक दे दी जाएगी। अगर संविधान बनने के पहले नहीं आएंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी, पर उनके लिए रूल और नियम लागू किए जाएंगे। तो देखिए उसके बाद ये बोल रहा है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद है ये परमिट रूल कब लागू हुआ? तो परमिट रूल 19 जुलाई 1948 ईस्वी में लागू हुआ। परमिट रूल कब लागू हुआ? तो परमिट रूल 19 जुलाई 1948 ईस्वी में लागू हुआ।
ये किस में है, तो ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 देखेंगे, अनुच्छेद 7 में क्या है, तो अनुच्छेद 7 में यह है, आर्टिकल 7 में, कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 7 यह कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए वह ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, गए हैं, तो अगर ये अनुच्छेद 7 यह कह रहा है कि ठीक है, आप भारत से पाकिस्तान गए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा संविधान बनने से पहले अगर आप पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, तो ये अनुच्छेद 7 कहता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 8, तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यानी कि विदेश भ्रमण कीजिए या कहीं आउट ऑफ थी कंट्री आप नौकरी कीजिए, ऐसे में आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त नहीं होगी। ठीक, अनुच्छेद 8 आपको क्या कर रहा है कि आपकी नागरिकता को बचा रहा है। कौन? अनुच्छेद 8। कब? कि आप देश भ्रमण कीजिए या नौकरी कीजिए, यानी कि भारत के बाहर रहिए, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 9 देखेंगे, और अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 9 देखेंगे, तो अब अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9, ठीक, तो ये बोल रहा है अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और मान लीजिए कि आप दूसरे देश में चले गए, नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक आपकी नागरिकता भारत में बनी रहेगी। और जैसे आप दूसरे जगह दूसरे देश की नागरिकता आप ले लेंगे तो आपकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। आप जब तक नौकरी कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आप दूसरे देश की क्या करेंगे, नागरिकता ले लेंगे, तो आपकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये कौन कहता है, तो ये अनुच्छेद 9 कहता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 10, तो अनुच्छेद जो 10 है वो बोलता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 10 यह कहता है कि भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। कौन कहता है, तो ये अनुच्छेद 10 कहता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 11, तो अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेवारी किसको है, तो यह जिम्मेवारी जो है गृह मंत्रालय की है। यह जिम्मेवारी किसकी है, तो यह जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय की है। ठीक, यानी कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय की है। अगला पॉइंट देखेंगे अब, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहले ही बताए थे कि ये 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक, तो इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। यानी कि नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट जो है इस पे कितना 5 प्रकार की क्या है, विधियां है। 5 प्रकार की विधियां है कि आप 5 तरह से नागरिकता को ले सकते हैं। आप 5 तरीके से नागरिकता को ले सकते हैं। नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां है। और नागरिकता समाप्त करने की कितना विधियां है, तो नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां है। ठीक, आप 5 विधि से नागरिकता को ले सकते हैं और 3 विधि से नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 5 विधि से कैसे ले सकते हैं। तो ये पहला है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम नागरिकता जो है वो कैसे प्राप्त करेंगे, नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां है। अब 5 में से पढ़ेंगे कौन कौन है। तो सबसे पहला है कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1986 में बताया गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना है। यानी कि संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 1 मिनट, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक,
यानी कि संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। सही है, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। ये बोल रहा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिलेगी आपको, जन्म के आधार पे नागरिकता तो मिलेगी, पर आपके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है आपको, हम सभी को इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। जैसे हम लोग जैसे हैं भारत में हैं, हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो हमको आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर कोई मान लो कि दूसरे कंट्री से आया और यहाँ पे इंडिया के कोई लड़का से शादी कर लिया और यहाँ पे उससे कोई बच्चा होता है, तो उसको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसके जो पिता है या माता है वो इंडिया के है। मतलब माता या पिता में से कोई अगर इंडिया के रहेगा तो उसको जन्म के आधार पर भारत से नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पे। दूसरा वंश के आधार पर 1992, यानी कि वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगी। ये विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से भारत से कोई गया और दूसरे कंट्री में वो किसी बच्चे को जन्म देता है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि वो जो उसके माता पिता हैं वो भारत के क्या हैं, निवासी हैं। अच्छा है, दोनों में से कोई एक भी भारत के होगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे शिखर धवन का बच्चा है सानिया मिर्जा, जैसे शिखर धवन का बच्चा जो है सानिया मिर्जा, उसको मिला है, वैसे ही मिल जाएगा। चलिए अगला देखेंगे अब। तो तीसरा है पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। तीसरा रजिस्ट्रेशन विधि से आप नागरिकता ले सकते हैं भारत के। देखेंगे कि इसमें क्या है, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन विधि में इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगभग भारत में रहना होगा। अगर मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत से अपना नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको 7 सालों तक कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। कितना सालों तक, 7 सालों तक। अगर आप 7 सालों तक भारत में रह सकते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिक दी जाती है। यानी कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं पर भारत से अपना नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको भारत में लगभग 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा, तो आपको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। अगला है कि यानी कि चौथा जो विधि है वो देशीकरण से आप ले सकते हैं। चौथा विधि है देशीकरण विधि, यानी कि इसमें बताया गया वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगभग भारत में 12 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि देशीकरण विधि से आप नागरिकता ले सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कितना शर्तें हैं कि आप भारत के प्रति आपको भारत में किसी भी कम से कम एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए, भारत के प्रति आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जैसे कि आप वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार 12 वर्षों तक 12 सालों तक रहा हो भारत में, उसे आप देशीकरण विधि से आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखेंगे पांचवा कौन सा विधि है। जैसे यहाँ पे मदर टेरेसा को दिया गया है, मदर टेरेसा को ये दिया गया, वो उनको पता था, एक भाषा पता था, वो भारत के प्रति सकारात्मक विचार रखती थी और वो भारत में लगातार 12 वर्ष तक रह चुकी थी, तो उनको ये दिया गया था देशीकरण के माध्यम से उनको भारत की नागरिकता दिया गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग अर्जित भूमि के माध्यम से नागरिकता कैसे मिलेगा। तो अर्जित भूमि के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकता है। जैसे किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेंगे तो उसको नागरिकता दे दी जाएगा। जैसे सिक्किम को मिलाया गया है, भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई है नागरिकता। यानी कि जो सिक्किम है वो विदेशी राज्य थी, पहले उसको क्या किया गया है, भारत में मिलाया गया है। आपको पता ही होगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि वहाँ पे उसको 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य को दर्जा दे दिया गया और उसको 22वां राज्य बना लिया गया। तो ठीक उसी प्रकार वही अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश के परागन जिले को नागरिकता,
देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में है, नागरिकता में पहला 1986 ईस्वी में, और दूसरा 1992 ईस्वी में, और तीसरा 2005 ईस्वी में, और चौथा 2015 ईस्वी में, और पांचवा 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया था। संशोधन कितना बार किया गया था? तो पहल का संशोधन, नागरिकता में पहला संशोधन 1886 में किया गया था, और नागरिकता में दूसरा संशोधन 1992 में किया गया, और ये तीसरा जो है, तीसरा पहल का 86 में, दूसरा 92 में, तीसरा 2005 में, और चौथा 2015 में, और पांचवा और अंतिम जो है वो 2019 में संशोधन किया गया था। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं हम लोग। एनआरआई, एनआरआई क्या है? तो एनआरआई के बारे में हम लोग जानेंगे। एनआरआई, तो अगला है एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? तो एनआरआई का फुल फॉर्म देखेंगे तो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया यानी कि ये एनआरआई जो है वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है। एनआरआई का मतलब है कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह एनआरआई कहलाएगा। देखिए इसका कहने का मतलब यह है ना कि आप अगर भारत में नहीं हैं, भारत से मतलब दूसरे देश में हैं, अगर आप दूसरे देश में 6 महीना से अधिक रह गए तो आप एनआरआई कहलाएंगे। अगर आप दूसरे देश में 6 माह से अधिक रह गए तो या आप कमाने के लिए रह गए या पढ़ाई करने के लिए रह गए, वो मायने नहीं रखता है, पर आप दूसरे देश में 6 महीना से अधिक रह गए, दूसरे देश में 6 महीना से अधिक रह गए तो आप क्या कहलाएंगे? तो आप एनआरआई कहलाएंगे। अगर आप दूसरे देश में 6 माह से अधिक रह गए तो आप एनआरआई कहलाएंगे, यानी कि नॉर्थ रजिस्टर्ड इंडिया कहलाएंगे, नॉन रजिस्टर्ड इंडिया। अगला देखेंगे ओवरसेस यानी नागरिकता। ओवरसेस जो है नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। यानी कि जो ये है नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, ये जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है और उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है उसका वीजा। चलिए अगला देखते हैं कि नागरिकता समाप्त होने की जो 3 शर्तें थी उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब कौन कौन से विधि से नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी वो पढ़ेंगे। यानी कि नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। तो पहल का शर्त देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। पहल का विधि हो गया। एक मिनट। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश से नागरिकता ले लेता है तो उसका नागरिकता क्या किया जाएगा? भारत से उसका नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और दूसरा बोला है कि यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमको भारत का नागरिकता नहीं लेना है तो वो अपने मर्जी से छोड़ सकता है। और तीसरा है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में अवस्था न रखे, यदि उसे विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, जैसे में पागल हो जाए या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। चलिए तीसरा फिर से पढ़ देते हैं एक बार हम। यानी कि तीसरा पॉइंट है, तीसरा शर्त है, यानी कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्षों तक विदेश रह जाए। और मान लीजिए कि अगर आप लगातार बिना सरकार को बताए अगर दूसरे देश में 7 वर्षों तक रह जाते हैं तो आपकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। या दूसरा है कि आप पागल हो जाते हैं तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। या आप धोखे से नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता को खत्म कर दी जाएगी। या
आप देश विरोधी कार्य करेंगे तो भी आपकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं वीजा। तो वीजा क्या है? वीजा क्या है? सबसे पहले वीजा के बारे में पढ़ेंगे। वीजा क्या है? तो ये है किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति। जो वीजा है ये दूसरे देश में जाने की अनुमति है वीजा। अगर वीजा आपके पास नहीं रहेगा, अगर आप दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो दूसरे देश का जो लोग होगा वहाँ आपको रखेगा नहीं, वहाँ से भगा देगा। यानी कि वीजा जो है वो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी कि दूसरे देश में जाने की अनुमति की आवश्यकता क्या होती है? तो वो वीजा होती है। ठीक, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना वीजा को आप दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट क्या होता है? तो पासपोर्ट के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक, यानी कि पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट तो ये बोल रहा है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। वो तो वीजा है कि आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ के देशों से आप लेंगे, वहाँ से आप लेंगे कि वीजा बनाएंगे कि हाँ हम आपके देश में आ रहे हैं। पर आप अपने देश से जा रहे हैं तो आप अपने देश को बताएंगे कि हाँ हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका पासपोर्ट। अपने देश को बताना होता है कि हाँ हम अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, उसको पासपोर्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है एम्बेसडर, यानी कि राजदूत। एम्बेसडर ये बोल रहा है कि प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। यानी कि बोल रहा है जो एम्बेसडर है, राजदूत, जो राजदूत है वो प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। यदि कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। यानी कि बोल रहा है किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया है। यह समझौता है वो वियना समझौता के तहत किया गया है। राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल है वो देशों के राजदूत को उच्चायुक्त कहा जाता है, यानी कि हाई कमिश्नर कहा जाता है। अगला देखते हैं अब कि ये जो है राष्ट्रमंडल जो देश है उसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रमंडल देश क्या है। तो ये जो राष्ट्रमंडल देश है ये बोल रहा है कि वैसा देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। ये राष्ट्रमंडल जो देश है, राष्ट्रमंडल देश यह है कि वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 53 है। इनकी संख्या 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कॉमनवेल्थ का जो अध्यक्ष है वो चार्ल्स तृतीय हैं। कौन है? तो महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। यानी कि वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? तो ये महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। अगला है पॉइंट कि महारानी एलिजाबेथ जो है द्वितीय, यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब देखेंगे नोट पॉइंट जो है, नोट पॉइंट को अच्छा से देखना है, इसको याद रखना है कि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। जो अमेरिका था वो ब्रिटेन का क्या था? गुलाम था। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य नहीं ली। जो अमेरिका है वो ब्रिटेन का गुलाम था किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। कौन? तो अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य नहीं ली थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सीसीए क्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि सीएए क्या है। सीएए क्या है? तो सबसे पहले सीएए का फुल फॉर्म देखेंगे। तो सिटीजनशिप, सी से हो जाएगा सिटीजनशिप, ए से हो जाएगा अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट। एक मिनट, तो सीसीए का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये कि इसका हिंदी में जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। बोल रहा है कि यह भारत की संसद, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़न वाले अल्पसंख्यक, जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गया, फिर सिख हो गया, फिर सिख जैन हो गया, पारसी हो गया या ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी कि बोल रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदला गया। यानी कि बोल रहा है कि इसके लिए इसको 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट दी गई, और इनकी अवधि कितना कर दी गई, केवल 5 वर्ष तक कर दी गई। यानी कि अब अगला पॉइंट है कि 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसमें कितना, यानी कि 7 गो शरणार्थी को क्या किया गया, भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया। अगला है एनआरसी। अब एनआरसी पढ़ेंगे कि एनआरसी क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए। अगर हम आप लोगों को लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी तो कुछ कर सकते हैं ना। कौन सा आप लोगों को दाम लग रहा है सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने में। तो चलिए हम लोग एनआरसी देखते हैं। एनआरसी क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एनआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड। ये बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक यानी वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। ये बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। वैध मतलब वास्तव में नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी, और जो यह एनआरसी है विशेष करके असम के लिए ही बनाया गया था। अगला है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत में चले आए थे। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तब तो वहाँ से बहुत सारे लोग क्या किए थे, तो भाग करके भारत में चले आए थे, भागकर भारत में चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग थे। कहाँ गया, ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, या दे दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप एनआरसी लाइए तो हम आपको भारत की नागरिकता दे देंगे।
एक मिनट दोस्तों। तो चलिए, तो ये बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप लोग अपना एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि आप लोग एनआरसी लेकर के आइए। अगर जो भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट बोल रहा है कि ये 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। यानी कि 2015 में क्या हुआ, एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यानी कि एनआरसी में रजिस्टर्ड होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप 4 माह के अंदर अपने आप को इसके बाद आगे देखते हैं, आगे होगा इसके बाद 4 माह के बाद अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि आपका जो सारण कोर्ट होता है, जिला कोर्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, ये बोल रहा है कि आपको 4 महीना का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 4 महीना में यह साबित कर दें कि हाँ आप भारत के नागरिकता हैं, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है तो आप जाइए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से साबित नहीं होता है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं साबित होता है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। आपको डिटेक्शन सेंटर में भी भेज दिया जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है एनआरपी देखेंगे कि एनआरपी क्या है। तो एनआरपी का फुल फॉर्म देखेंगे, एनआरपी क्या है। तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है। एनआरपी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड। एनआरपी देश के निवासियों का एक रजिस्टर्ड है। ये जो एनआरपी है, एनआरपी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड यानी कि एनपीआर जो है, एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर्ड है। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील मतलब थाना होता है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। ठीक, इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आकलन मिलेगा। तो ये बोल रहा है एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर्ड है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है, आपके परिवार में कितना मेंबर है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं। और आपके परिवार में मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं तो कोई दिल्ली रहता होगा, कोई बॉम्बे रहता होगा, कोई आउट ऑफ कंट्री रहता होगा, कोई घर पे रहता होगा। तो वही है, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आकलन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको एक वीडियो बनेगा, उसमें इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा 25 से 30। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।